हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वॉइस आ रही है आप लोगों को मेरी? ठीक है, आ रही है विषय। सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ, आप लोग, चलो आज का कंटेंट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में कितना कर लिया था? लास्ट क्लास का हमारा टॉपिक HCF के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हो गए थे। फिर मैंने आपको कुछ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का बताया था कि 2 की पावर n 5 की पावर m होना चाहिए। ध्रुव एक बार रिफ्रेश करके देख लो, आई गेस बाकी सारे बच्चों को आ रही है बस। उसके बाद थोड़ा सा हमने रियल नंबर्स के बारे में देखा था कि कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। इर्रेशनल होते हैं, रैशनल, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स होते हैं। और होमवर्क दिया था। होमवर्क में कुछ डाउट्स वगैरह किसी को? एनी डाउट्स इन द होमवर्क? ठीक है, तो आगे का काम स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वाला बताया था वहीं से स्टार्ट करते हैं टॉपिक। उसका मतलब था टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो हैं वो बनाने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, दैट जो डिनोमिनेटर है, क्यू मतलब डिनोमिनेटर पी अपॉन क्यू फॉर्म होती है ना रैशनल नंबर की। इसमें जो क्यू है, क्यू इज इक्वल्स टू 2 की पावर n 5 की पावर m। इसका मतलब क्या हुआ? 2 और 5 और बोथ, मतलब कि या तो सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या दोनों हो। अच्छा ध्रुव बताता हूँ, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 5 6। अभी पहले ये समझा दूँ फिर बताता हूँ। 2 हो या 5 हो या फिर दोनों हो, मतलब कि लेट से एक नंबर है हमारे पास, 18 ले लेते हैं। 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा? 3 का स्क्वायर इंटू 2। 2 है, समझ में आ गया। 2 है, समझ में आ गया। अच्छा ये क्वेश्चन भी ना फिर ऐसे ही लेते हैं, आपको शायद इसमें दिक्कत ना हो। 1/18 फ्रैक्शन में, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 स्क्वायर इंटू 2। 2 है ये तो चलेगा, बट 3 के आते ही ये क्या बन गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और एक नंबर लेते हैं अपॉन 1/50। तो 50 के अंदर अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या मिलेगा? 5 का स्क्वायर इंटू 2। 2 है, 5 है, 2 होना चलेगा, 5 होना चलेगा, मतलब कि टर्मिनेटिंग है। मतलब सिर्फ 2 हो, जैसे कि किसी और के साथ भी ये वाला इशू आ रहा है क्या? मेरे को तो नहीं लग रहा है ऐसा इशू। सिर्फ ध्रुव के साथ है, किसी और के साथ भी है? ध्रुव आपके साथ ही इशू आ रहा है, एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन देखो। 1/8, 1/8 में जो 8 है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 का क्यूब। सिर्फ 2 है तो ये भी क्या बनेगा? टर्मिनेटिंग। मतलब सिर्फ 2 हो, सिर्फ 5 हो, 2 और 5 दोनों हो,
तो टर्मिनेटिंग। बट 2 और 5 के अलावा कोई भी और नंबर आया, कोई भी और नंबर आया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में चला जाएगा। क्लियर? जल्दी से बताओ, इतनी बात समझ में आई? ठीक। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें तो हमको जस्ट ये बताना था कि बताओ टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। वो पार्ट तो हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन से कि मान लिया आपकी बात कि टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग है तो हमको ये बताओ कि डेसिमल फॉर्म में क्या बनेगा। डेसिमल फॉर्म में क्या बनेगा। अब ये कैसे निकाला जाए? और सिर्फ टर्मिनेटिंग के लिए आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए नहीं आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग हमने 9th क्लास में सीखा था डेसिमल में कन्वर्ट करना। सीखा था 9th क्लास में? बताना एक बार, 9th क्लास का थोड़ा बहुत याद होता। 9th क्लास में सीखा था। 9th क्लास में हमने नॉन टर्मिनेटिंग को फ्रैक्शन में बनाना सीखा था। हमने डेसिमल्स को p बाई क्यू फॉर्म में बनाना सीखा था। फ्रैक्शन से डेसिमल्स तो हम 6th 7th क्लास में डिवीजन में ही सीख लेते हैं, जब हम डिवाइड करते हैं। 9th का टॉपिक थोड़ी था वो। फिलहाल टर्मिनेटिंग में कैसे बनाया जाए बिना डिवाइड करे। बिना डिवाइड करे टर्म डेसिमल फॉर्म में कैसे बनाया जाए विदाउट डिवाइडिंग, विदाउट डिवीजन डेसिमल फॉर्म में कैसे बनाया जाए। अगर बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की, तो नॉन टर्मिनेटिंग वाले पार्ट को हम नहीं कर पाएंगे, बट टर्मिनेटिंग वाले पार्ट को कर सकते हैं। तो इसमें हमारा लॉजिक क्या होता है कि ये था 1/8। मैं इसी को क्वेश्चन को लेता हूँ आगे। क्वेश्चन चल रहा है 1/8। 1/8 का मतलब 1/2 का क्यूब। 2 का क्यूब। अब एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है हमको 5 से। फाइव हमें पावर सेम बनानी है 2 की और 5 की। तो पावर सेम कैसे बनेगी? 5 की पावर 3 से कर दिया मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर 2 की पावर 2 होती तो 5 की पावर 2। ठीक है। नेक्स्ट, न्यूमरेटर 5 की पावर 3 और डिनोमिनेटर 2 की पावर 3 5 की पावर 3, मतलब 2 इंटू 5 की पावर 3। ये होती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन सी होती है? a की पावर m b की पावर n, मतलब दो नंबर्स हैं, दोनों के अलग अलग सेम पावर्स हैं। सेम पावर्स हैं तो क्या बन जाता है? दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट और पावर सेम। ये होती है आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी आप लोग 9th क्लास में करके आए हो ना। 2 इंटू 5 का मतलब 10 और 10 की पावर 3 का मतलब 1000। 5 का क्यूब इज 125 अपॉन 1000। और अब जीरोस को तो हटाना आता ही है। 0.125, दिस इज द आंसर। 3 जीरोस है ना, 1 2 3, 3 डेसिमल शिफ्ट हो जाएंगे। बताओ क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से 1/20 40। मैंने लिया 1/40। 40 का मतलब क्या हुआ? 1
2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बताओ किस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें सच दैट पावर सेम बन जाए। क्या लगता है किस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करा जाए? फाइव की पावर 3 2 की पावर 1। उत्कर्ष ठीक है बट देखो बड़ी पावर तो 3 है ना, तो 3 ही बनाते हैं। एडिशनल 2 से मल्टीप्लाई करने का क्या फ़ायदा। 5 की पावर 3 बनाने के लिए हमें 2 बारी 5 और चाहिए, तो 5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड 5 के स्क्वायर से, तो कितना बन जाएगा 5 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 3 5 की पावर 3 5 की पावर 1 5 की पावर 2 ये बन जाएगा 5 की पावर 3। हमारे पास यहाँ दो आइडेंटिटीज लगेंगी। अगर बेसिस सेम हैं और पावर्स डिफरेंट हैं, बेसिस सेम है a की पावर m a की पावर n, तो पावर्स हो जाती हैं ऐड। जैसे यहाँ पर हुई बेसिस सेम थे तो पावर्स हो गई 2 + 1 3। एंड अगर बेसिस डिफरेंट हैं और पावर सेम है, बेसिस डिफरेंट हैं और पावर सेम है तो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर सेम आ जाती है, जैसे हमने ऊपर लगाई थी आइडेंटिटी। सो बेसिस डिफरेंट है पावर सेम है तो बेसिस हो जाएंगे मल्टीप्लाई, मतलब कि 5 का स्क्वायर इज 25 और डिनोमिनेटर में 10 का क्यूब 1000। आंसर बिकम्स 0.025। 3 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट हो गए। बताओ किसी को कुछ डाउट वगैरह हो, फिर आगे चलेंगे हम। जल्दी से बताओ। नो, नो का मतलब नो डाउट। तो चलो एक क्वेश्चन आप लोग करो और आंसर दो। फोर्थ पार्ट 15/1600। सबसे पहले तो टर्मिनेटिंग है या नहीं, और अगर टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल्स क्या बनेंगे। टर्मिनेटिंग है या नहीं और अगर है तो डेसिमल फॉर्म में क्या बनेगा। सबसे पहले तो बताओ टर्मिनेटिंग है या फिर नहीं। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2, मतलब कि 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, टोटल पावर बनेगी 6, मतलब कि 6 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट होंगे। और 5 की पावर 4 ऊपर बनेगा 625, 625 × 15 बनेगा 9375। आंसर है 0.009 375। बताओ बाकियों को अगर नहीं समझ में आया तो पूरा लिख के बताता हूँ। सबको समझ में आया या नहीं। 0.009 375।
15 अपॉन 1600। 1600 की प्राइम फैक्टराइजेशन, इनकेस आपको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आती तो, नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमने फर्स्ट क्लास में करी थी, वो तो आती है आप लोगों को। प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये बनेगा 15 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। पावर सेम बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 4 से, तो 15 इंटू 5 की पावर 4 बिकम 625। 2 की पावर 6 और 5 स्क्वायर इंटू 5 4 बन जाएगा 5 की पावर 6। 15 इंटू 625 होता है 9375 अपॉन, ये बन जाएगा 10 की पावर 6, मतलब कि 9375 अपॉन 6 जीरोस। तो सॉल्व होके 6 पर डेसिमल प्लेसेस आएंगे, 0.00937 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद डेसिमल प्लेस आएगा। दिस इज योर आंसर। हाँ तो 1.2 क्वेश्चन 5 6 अभी करवा रहा हूँ, ये वाला टॉपिक तो होने दो। बताओ क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, उसके बाद 1.4 भी हमारी पूरी की पूरी हो गई है। किसी को कुछ डाउट हो तो बताना। अब हमारे पास बचते हैं 1.2 के दो डाउट्स हैं, 1.3 और 1.1 के कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो यूक्लिड्स प्रूविंग वाले थे। सो एक्सरसाइज 1.2 के कुछ डाउट्स हैं ध्रुव के, वो देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2 आंसर नंबर 5। इसमें ध्रुव ज़्यादा कुछ हम कर नहीं सकते, स्टेटमेंट में ही आंसर लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन है चेक 6 की पावर n कैन एंड विद 0 फॉर n इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर। n एक नेचुरल नंबर है, तो बताओ 6 की पावर n क्या कभी 0 पर एंड हो सकता है? इसके आंसर के लिए पहले हम एग्जांपल देखेंगे। as n can take values 1 2 3 4 इस तरीके से, तो 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216 एंड सो ऑन। तो हम क्या बोल सकते हैं, therefore for n is equals to any natural number 6 की पावर n will always ends with digit 6। ये हमारा आंसर है कि वो 6 पर ख़त्म होगा। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि क्या किसी चीज़ के लिए वो 0 पर ख़त्म हो सकता है, तो लास्ट का कंक्लूजन स्टेटमेंट क्या बनेगा, सो 6 to the power n can never end with 0 for any natural number। तो 6 पर ख़त्म होगा, ये तो हमारा आंसर है, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है 0 के लिए, तो हम 0 के लिए भी कंक्लूजन डालेंगे कि वो 0 पर कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, तो एक केस ले लेता हूँ, दूसरा अपने आप कर लेना।
7 into 11 into 13 + 13 हमसे कॉम्पोजिट और प्राइम नंबर पूछे हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? फैक्टर्स आर वन एंड नंबर इटसेल्फ। और कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं बताना, आप लोग बताओ कॉम्पोजिट कौन से होते हैं? Composite numbers are those numbers which have factors other than 1 and नंबर itself। मतलब कि अगर वो नंबर खुद, जैसे कि ये 13 है, 13 एक प्राइम नंबर है। रीज़न 13 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 13 और 1 ही आता है। मतलब कि अगर 1 और नंबर इटसेल्फ है उसके फैक्टर्स, तो प्राइम, और उन दोनों के अलावा कुछ और भी फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, देन इट बिकम्स कॉम्पोजिट। सो इन आवर प्रेजेंट क्वेश्चन मल्टीप्लाई होने की वजह से ये सारा एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है। इस पूरी टर्म में से हम 13 कॉमन निकाल सकते हैं। 13 कॉमन निकाला, कितना बचेगा? 7 into 11 + 1। अब देखो, ये नंबर सॉल्व होके जो भी बनता नंबर इटसेल्फ और 1 के अलावा मुझे 13 भी मिल गया। 13 और इस नंबर से मल्टीप्लाई होके ये पूरा नंबर बनेगा। Therefore it has factors other than 1 and number itself, like 13, so it is a composite number। बताओ ध्रुव, समझ में आ गया? क्या चीज़ समझ नहीं आई ध्रुव, बताओ क्या चीज़ समझ में नहीं आई? इसको और सॉल्व कर लो 13 into 78। अब तो आपको नंबर इटसेल्फ और 1 के अलावा और भी फैक्टर्स मिल रहे हैं ना, अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई होकर सेम नंबर बन रहा है, तो वो बन गया कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर और 1 के अलावा कुछ और नंबर्स हों, जैसे 78 है तो 2 भी होगा, 13 भी है, इतने सारे नंबर्स से ही मल्टीप्लाई होकर नंबर बन रहा है, तो वो कॉम्पोजिट नंबर होता है। आगे समझ? ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हमने स्टार्टिंग में एक टॉपिक का नाम क्या लिखा था? इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना।
proving an irrational number. Proving an irrational number. इसके लिए आपके पास एक एग्जैक्ट फॉर्मेट में आपको लिखवा रहा हूँ, एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेके, और आपको हर बार वो नंबर्स चेंज करके उन नंबर्स के नीचे अंडरलाइन कर दूंगा मैं, उन नंबर्स को चेंज करके आपका हर क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, इसका एक फॉर्मेट है जो आपको लर्न करना है। करें क्वेश्चन स्टार्ट। सो हम क्वेश्चन लेते हैं, प्रूव दैट रूट 5 as irrational। हमें शो करना है दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अब ये तो हमको पता ही है बट प्रूव करना है, तो चलो स्टेटमेंट में लिखते हैं। लेट अस एज्यूम, ये सारा का सारा मैं लिखता जा रहा हूँ, साथ साथ में आप भी नोट करते रहो, बोल भी रहा हूँ मैं, लिख भी रहा हूँ, जल्दी से नोट करते रहो, क्योंकि ये सिर्फ आपको याद करने वाला क्वेश्चन है, इसमें समझने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 मिनट का समझाना है वो बाद में समझा दूंगा, बट जल्दी जल्दी मेरे साथ में नोट करते रहो। लेट अस एज्यूम दैट root 5 is rational। Rational, suppose we can find integers a and b not equals to 0 such that root 5 is equals to a upon b। Also, suppose that a and b have a common factor other than 1। नोट कर रहे हैं ना सब, कर लेना आराम से नोट। हो सकता है मैं आज ये वाली चीज़ ना भेजूँ, ठीक है, कभी आप सोच रहे हो कि नोट्स तो आ ही जाते हैं उसमें से देख लेंगे, नोट करते रहना साथ साथ में। फैक्टर अदर देन 1, देन वी कैन डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर and assume that A and B are co-primes। Therefore, B is equals to therefore A is equals to root 5 B। Squaring on both sides, we get 5b square is equals to
a square, which means that a square is divisible by 5, and also that a is divisible by 5. Therefore, we can write a is equals to 5c for some integer c. No, for some integer c. Substituting for a, we get substituting for a, we get 5b square is equals to 25c square. That implies b square is equals to 5c square. This means that b square is divisible by 5 जो स्टेटमेंट ऊपर लिखी थी b square is divisible by 5 and so b is also divisible by 5. Therefore, a and b have at least 5 as a common factor which contradicts the fact that a and b are co-primes. हमने ऊपर a और b को co-primes लिया था मतलब कि उन दोनों में कोई भी सेम फैक्टर नहीं था. अब क्वेश्चन की लास्ट स्टेटमेंट दिस contradiction arises because of our incorrect assumption that root 5 is rational. So we can conclude that root 5 is irrational. जो चीज़ हमको प्रूफ करनी थी हमें नॉट रैशनल नहीं शो करना था हमें वर्ड गिवन था ऊपर irrational. So हमने प्रूफ करा that it is irrational.
देखो एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले हमने ये लेट करा है कि √5 एक रैशनल नंबर है। फिर हमने उसको बोला अगर वो रैशनल है तो हम उस √5 को a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हो सकता है कि फ्रैक्शन है, कुछ चीज़ें टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं, तो वो कैंसिल हो गई हैं। उनके पास कुछ फैक्टर था अदर देन 1 और वो हमने कैंसिल करके a और b बनाया है। और अब ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो हम इसको बोलते हैं ऐसे नंबर्स को को प्राइम, जो आपस में डिवाइड और ज़्यादा नहीं हो सकते। अब अगर इस तरीके से लिखा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई में b उस साइड जा सकते हैं, तो बन गया a इज इक्वल्स टू √5b। हमने करा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो आपको मिल जाएगा a² इज इक्वल्स टू 5b²। अब इस फॉर्म में लिखने का मतलब होता है दैट a² इज डिविजिबल बाय 5, मतलब कि 5 से कुछ चीज़ मल्टीप्लाई करके a² बना है। तो मतलब a² को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी, वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर a² 5 से डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है a भी 5 से डिवाइड हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि a² मतलब जैसे कि मानो 36 है, 36 6 का स्क्वायर है, 36 2 से डिवाइड हो जाता है, तो क्या 36 का रूट मतलब 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। तो आप किसी भी नंबर में देख सकते हैं अगर a² किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो a भी उसी नंबर से डिवाइड हो सकता है। डिवाइड होने का मतलब कि a जो है वो 5 किसी और नंबर से मल्टीप्लाई होके a बन सकता है, मतलब 5 किसी और नंबर से मल्टीप्लाई होके a बन सकता है। अगर मैं a की ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ तो 5c का स्क्वायर बन जाएगा 25c², और ये 5b² एज इट इज़। 5 और 25 कैंसिल करा तो बन गया b² इज इक्वल्स टू 5c²। अब सेम जैसे स्टेटमेंट ऊपर लिखी थी हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि अगर 5 से मल्टीप्लाई करके b² बन रहा है तो b² 5 से डिवाइड हो सकता है। b² जो है वो 5 से डिविजिबल है। अब b² डिविजिबल है तो b भी डिवाइड हो सकता होगा 5 से। मतलब कि ऊपर वाली स्टेटमेंट में a 5 से डिवाइड हो रहा था, इस वाली स्टेटमेंट में b 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब कि a और b के अंदर 5 एक कॉमन फैक्टर है, 5 एक कॉमन फैक्टर है। और ऊपर हमने इसको को प्राइम बोला हुआ था कि इन दोनों के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये दोनों के दोनों सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, बट यहाँ पर हमको एक कॉमन फैक्टर मिल गया कि ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन था। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बिकॉज ऑफ आर, ये कॉन्ट्राडिक्ट आया। और क्यों आया? क्योंकि हमने एक गलत एजम्पशन ली थी कि √5 रैशनल है। और अगर √5 रैशनल हमारा गलत कॉन्ट्रडिक्शन था, इनकरेक्ट एजम्पशन थी, तो √5 हो गया इरैशनल। बताओ समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया? जल्दी से बताओ, कुछ रिप्लाई तो करो आप लोग, कौन कौन है यहाँ पर? राधिका, राधिका समझ में आया? ठीक है।
अब ये इर्रेशनल वाले हमको और भी अलग अलग तरीके से, दो तरीके से मिल सकते हैं। जैसे कि हमको एक टाइप मिल सकता है शो 2√5 इज इरेशनल, मतलब कि रूट वाली वैल्यू के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट करेंगे 2√5 इज रैशनल, जैसे हमने पहले वाली स्टेटमेंट में करा था। रैशनल है, उसके बाद हम कौन सी वाली स्टेटमेंट डालेंगे, thus we can find A and B as co-primes where B not equals to 0 such that, हमने A और B को प्राइम्स ढूंढे और रैशनल है, तो हम लिख सकते हैं 2√5 इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए। √5 अकेला, बाकी सब दूसरी तरफ, देयरफॉर √5 इज इक्वल्स टू बी अपॉन 2a, और इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। as b upon 2a is rational because a and b are integers। दो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स को डिवाइड करके हमें इंटीजर्स ही मिलते हैं, तो इंटीजर से डिवाइड करके हमको रैशनल नंबर मिला, देयरफॉर √5 is also rational। अब यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने करा था, हम प्रूव करेंगे दैट √5, प्रूव करो √5 को इरेशनल, पूरा जो हमने पीछे इरेशनल प्रूव करा था वो। ठीक है, फिर हम बोलेंगे बट दिस contradicts our fact that √5 is rational। This contradiction has arisen because of our wrong assumption that 2√5 is rational, therefore 2√5 is irrational। इसके बाद हमको एक थर्ड टाइप भी मिल सकती है क्वेश्चन की। थर्ड टाइप किस तरीके से होगी, कि कुछ प्लस माइनस में है। शो करो दैट 2 माइनस √5 3√5 इज इरेशनल। तो इसके लिए √5 जो है, सबसे पहले तो उसको शो करेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, प्रूव √5
इरैशनल। ये तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, बिल्कुल सेम चीज़ कॉपी कर देंगे। उसके बाद हमारा अभी का काम स्टार्ट होता है। लेट अस अज्यूम दैट 2 minus 3 root 5 is rational. Thus, we can find co-primes A and B where B is not equals to 0 such that 2 minus 3 root 5 is equals to A upon B. तो कितना बन जाएगा? रूट 5 एक तरफ रखना है, बाकी सब दूसरी तरफ। सो minus 3 root 5 is equals to A upon B minus 2। उसके बाद एलसीएम लेंगे एंड -3 को भी भेज देंगे, तो रूट 5 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 3 और एलसीएम लेके A माइनस 2B अपॉन B। एज A and B are integers, therefore -1 upon 3 A minus 2B upon B is also a rational number and thus root 5 is also rational। यहाँ पर आया रूट 5 इज रैशनल, बट हमने क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में क्या शो करा था कि वो इरैशनल है। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट रूट 5 is irrational and this contradiction has arisen because of our wrong assumption that 2 minus 3 root 5, हमने सबसे ऊपर assumption ली थी 2 minus root 3 5 is rational. So we can conclude that 2 minus 3 root 5 is irrational. क्लियर ये वाला क्वेश्चन? हर क्वेश्चन में देखो आप सारी चीज़ें सेम चलती जा रही हैं, सारी स्टेटमेंट सेम चलती जा रही हैं, बस आप लोगों को कॉपी करना है। ठीक है, सो आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। एंड हमने टॉपिक्स कौन कौन से कवर कर लिए? हमने टॉपिक्स कौन कौन से कवर कर लिए हैं? हमने टॉपिक्स HCF एलसीएम का कवर कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन भी कवर कर लिया हमने, यूक्लिड्स भी कर लिया, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कर लिया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में HCF एलसीएम कर लिया। ये वाले क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, पेंडिंग है ये वाला क्वेश्चन, और इरैशनल नंबर भी हमने कर लिया प्रूविंग वाला। तो हमारे पास बस एक ये वाला टॉपिक बचा हुआ है, बाकी हमने सारा कुछ कवर कर लिया। एंड ये वाला टॉपिक जो है अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही था। ओके, बाय।